हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है द न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1815। बुक के अकॉर्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं। इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रिटी ऑफ वियना के ऊपर कि व्हाट इज द ट्रिटी ऑफ वियना एंड राइट समथिंग अबाउट दैट। ये क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा था हमारा जो पहला वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने कैसे एक पेंटिंग के थ्रू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पेंटिंग के थ्रू आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकंड नंबर का जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे फ्रांस के अंदर, स्पेशली फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ था कि रिवॉल्यूशंस के पहले और रिवॉल्यूशंस के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे। दैट मीन्स कि कैसे एक नेशनलिज्म का आइडिया जो था फ्रांस में, फ्रांस के कारण ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड हुआ था। ये हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा था। थर्ड नंबर के वीडियो की बात करें तो थर्ड नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे नेपोलियन का जो सिविल कोड था 1804, जिसको बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड, तो इस कोड के अंदर क्या था, इस कोड के ने कैसे सोसाइटीज़ के अंदर न्यू चेंजेस लेके आया था नेपोलियन, वो हम लोगों ने देखा था। और फोर्थ नंबर के वीडियो में तो हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक तरीके से देखा था, एक सिंपल सा एक लव स्टोरी की तरह प्रपोज किया जाता है और उस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक सबसे इजी बना दिया था हम लोगों ने। वो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी। फिफ्थ नंबर का वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक नया मिडिल क्लास जो है, एक नया मिडिल क्लास सोसाइटीज़ के अंदर बनता है और वो किस तरीके से चेंजेस की बात करता है, होता है कि नहीं। सिक्स नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ज़ोल्वेरियन जो कस्टम यूनियन है वो सारी चीज़ें अब बनती है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, कवर कर चुका है इतना सेक्शन हम लोगों ने। आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आते जाएगा। सबसे पहले आपके माइंड में दिख रहा होगा न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1815। तो सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। सर कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव्स जो लोग होते हैं ना, इसको अगर आपको समझना है ना तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये वो लोग होते हैं, ये स्पेशली उस सोसाइटीज़ के वो लोग थे, ये क्या चाहते थे कि सोसाइटीज़ को वापस पुरानी जैसी कर दी जाए। फिर आप बोलोगे सर पुरानी जैसी करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो 1804 में नेपोलियन फ्रांस पर रूल करना स्टार्ट करता है और 1815 तक वो फ्रांस के अलावा और यूरोप के पार्ट पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, अब इस 1815 तक क्या होता है कि यूरोप के बहुत सारे हिस्से पे नेपोलियन का कब्जा होता है और उसकी हार के बाद नेपोलियन हार जाता है वाटरलू की वॉर के अंदर। जब नेपोलियन हार जाता है ना, नेपोलियन के हारने के बाद ये जो लोग बचते हैं, जो लोग ये जीतते हैं, ये एक्चुअली यूरोपियन पावर थी। ये 4 कंट्रीज मिलके नेपोलियन को हराती है जिसका नाम था ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। ये चारों मिलके किसको, नेपोलियन को हराती है। और ये लोग फिर डिसाइड करते कि हम पुराना वाला जो सिस्टम था, पुराना सिस्टम मतलब जो राजा होते थे, जो बर्बन डायनेस्टी थी, वही वाला सेटअप, वही सोसाइटीज़, वही सारी चीज़ें लेके आ जाए, इस तरीके से सोचती, मतलब पुराने ख्यालात के थे। और सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश करूँ तो ये समझ सकते हो कि ये गोकुलधाम सोसाइटीज़ के एक में सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरह के हैं, हमारे ज़माने के। समझ में आया? हमारे ज़माने के जो लोग होते थे, हमारे ज़माने के लोग बस ये ऐसे लोग थे कि हमारे ज़माने का जो सिस्टम था वैसा कर देना चाहिए। तो इस तरीके से कंजर्वेटिव्स जो लोग होते थे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स का मतलब समझ में आ गया हम लोगों को कि ये क्या लोग थे, इनका क्या थिंकिंग था। इनका पर्पस ये था कि वापस सोसाइटीज़ को, पुरानी जैसी सोसाइटीज़ थी वापस भाई वैसी ला दो। जैसे पहले जो सोसाइटीज़ के अंदर 3 डिवीज़न थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, हाँ वो वापस लेके आ जाओ। सोसाइटीज़ के अंदर जैसे पहले राजा रूल करता था, दैट मीन्स कि मोनार्की सिस्टम था तो मोनार्की सिस्टम को ले आओ। जो बर्बन डायनेस्टी थी उस बर्बन डायनेस्टी को ले आओ। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें ये चाहते थे। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा सा समझा है। अब हमारा जो टॉपिक एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ वियना। ट्रिटी ऑफ वियना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस ट्रिटी ऑफ वियना को याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही यूनिक और सिंपल ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को, वो मेरा शायद लगभग 4 या 5 मिनट का वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे जाके आप उस एग्जैक्टली ट्रिक को देख के समझ सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में टॉपिक समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आए। सो ट्रिटी ऑफ वियना है क्या?
देखो सबसे पहले आपको समझ में आएगा सर ट्रीटी क्या होती है और वियना का मतलब क्या होता है। देखो वियना का मैं बोलूँ ना, अगर रियलिटी में वियना जो है ऑस्ट्रिया, आप लोगों ने एक कंट्री का नाम है, उस ऑस्ट्रिया की आज प्रेजेंट डेट में जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं, वियना। मतलब जैसे हमारे भारत देश में दिल्ली है, जैसे हमारे भारत देश के अंदर भारत की कैपिटल जो है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। अगर हम स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, एमपी की कैपिटल भोपाल है, एज इट इज ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना। ठीक है, ये वियना समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर वियना तो बहुत बड़ा होगा जितने बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रियलिटी बताओ ना, वियना जो है ना हमारे जो इंडिया के छोटे छोटे से, अगर मैं शहरों के नाम बताऊंगा, इसके बराबर भी नहीं है वो। मैं पॉपुलेशन कंपैरिजन बता देता हूँ, वियना की 2018 की पॉपुलेशन और हमारे देश की 2011 की पॉपुलेशन से भी देखा जाए तो जो वियना था, ये इंदौर से छोटा है, ये जयपुर से छोटा है, ये कानपुर से छोटा है, ये लखनऊ से छोटा है, ये नागपुर से छोटा है, ये इतना छोटा है और उससे भी छोटा है। इवन ये बात की जाए तो बनारस या वाराणसी जो है या नासिक जो है, इस तरीके से छोटा सा एरिया है वियना। इसीलिए मैंने उसको एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो में पहले गांव भी बोला था, छोटा सा जो एरिया नहीं, रतलाम या इसके बराबर हो सकता है, इस तरीके से छोटा सा प्लेस है वियना। ठीक है, इतनी वहाँ की पॉपुलेशन है। अब बोलोगे सर पॉपुलेशन कितनी, तो शायद 18 लाख के आसपास है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2018 की बात की जा रही है। हाँ, अब सडनली पॉपुलेशन बढ़ जाए, पता नहीं ये कुछ करे और पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो फिर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे 18 लाख है और हमें तो कुछ और दिखा रहा है। सो जिस टाइम पे प्रेजेंटली मेरा वीडियो बन रहा हुआ है और उस डेट को बता दूँ तो 2018 की जो वहाँ की पॉपुलेशन काउंट है उसके अकॉर्डिंग 18 से 19 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, और इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे इंदौर की है, 25 लाख के आसपास है, भोपाल की है 21 लाख के आसपास, दिल्ली बॉम्बे चल जाओ तो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पॉपुलेशन हो रही है। तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा था वियना। तो ये तो हो गया वियना। अब आप बोलोगे सर ट्रीटी का मतलब क्या होता है? ट्रीटी का मतलब होता है कि किसी को घेर लो और घेर के फिर उससे जबरदस्ती वो काम करो, समझौता करो। रियल मीनिंग बताओ तो इसका मतलब होता है एक संधि कराना, एक कॉम्प्रोमाइज कराना, एक दोस्ती कराना, फ्रेंडशिप कराना। फ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं कि भाई एक मजबूरी जो मरे हुए को और मारना है। ठीक है, इसको बोला जा सकता है ट्रीटी। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वियना ऐसे था जिसमें ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा, देखो मैं बता रहा हूँ ट्रिक वाले वीडियो, वहाँ पे आप वो ट्रिक वहाँ पे देखिए, क्योंकि जब मैं ट्रिक बताता हूँ ना तो मैं टॉपिक से थोड़ा सा चेंज हो जाता हूँ, और जब टॉपिक की बात की जाती है तो फिर हम पूरी चीज़ें बात करते हैं, फिर ट्रिक नहीं हो पाता। फिर भी यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कौन कौन सी कंट्रीज थी इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, तो इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा वर्ड बनाया है जिसका नाम है ब्रांड। ब्रांड से बात करें तो बी से ब्रिटेन, आर से बात करें रशिया, ए से बात करें तो हमारे पास आ जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रशिया। ये जो कंट्रीज थी, ये 4 कंट्री जिसको बोला जा सकता है यूरोपियन पावर। इन चारों ने मिलकर एक अकेले आदमी को हराया और उसका नाम था नेपोलियन। बड़ी नाइंसाफी करी यार, सोचो जरा, एक अकेला आदमी नेपोलियन और हराने वाले 4 कंट्री। ठीक है, क्या नाम है? ब्रांड, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और हो गया ना 4। ठीक है, ये 4 थे। हराने वाले को कौन थे? नेपोलियन को हराया। तो ये भी हमारे ब्रांड के अंदर आ जाएगा। एन से बना नेपोलियन, और डी से बात करेंगे तो आ जाएगा ड्यूक मेटरनिक। अब बोलोगे सर ड्यूक मेटरनिक कौन सा नाम आया, ये कौन सी कंट्री है? ड्यूक मेटरनिक किसी कंट्री का नाम नहीं है, ये एक्चुअली एक बंदे का नाम है। बंदे से मतलब है कि एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर का नाम है। हाँ, अब बोलोगे सर ये चांसलर क्या होता है? देखो ऑस्ट्रेलियन चांसलर का नाम है तो ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम है तो ऑस्ट्रिया तो मैंने आपको बता दिया कंट्री है, और उस समय उस किंगडम्स की जो रीजन था वहाँ पे है, और वियना जो है वहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और चांसलर का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट पोस्ट का हेड आदमी, कोई बड़ा आदमी जिसको बोल सकते हैं चांसलर अपन। तो ये था होस्ट करने वाला इसको। तो इसने क्या करा था, ट्रीटी ऑफ वियना की जो मीटिंग थी, जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये मीटिंग, ये कांग्रेस सेटअप किया गया था, जो होस्ट की गई थी, ये हुई थी वियना के अंदर। कब हुई थी? 1850 के अंदर। होस्ट करने वाला कौन था? ड्यूक मेटरनिक। इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए एक वर्ड बनाया है जिसका नाम है ब्रांड। ट्रिक वाले वीडियो ट्रिक में जाके देखो, यहाँ पे अपन ट्रिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ तो सिर्फ पूरा टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे। चलो, सो आगे बात करते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना हम लोगों ने देखा। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना के कारण क्या चेंजेस लेके आए? अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है आप लोगों के माइंड में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि सर ये ट्रीटी ऑफ वियना का नाम ट्रीटी ऑफ वियना ही क्यों रखा गया? इसका ट्रीटी ऑफ वियना का नाम ट्रीटी ऑफ वियना इसलिए रखा गया क्योंकि ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है? सर वियना के अंदर हो रही है। और वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और उसका बड़ा आदमी कौन है? बड़े से मींस गवर्नमेंट पोस्ट पे हेड कौन है? तो वो और ड्यूक मेटरनिक है, तो वहीं पे होगी ना, उसी के नाम पे रखा जाएगा इसको। ऐसा तो है नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे आपकी शादी हो, तो आपके घर पे आपकी शादी हुए तो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, साफा पगड़ी किसको पहनाई जाएगी?
आपके पापा को ही पिनाई जाएगी ना, तो एज इट इज़ यहाँ पे भी यही था। ड्यूक मेटरनिक जो थे ऑस्ट्रिया के थे और इसलिए ट्रीटी ऑफ वीना इसका नाम रखा गया क्योंकि ये वीना के अंदर होस्ट की गई थी, वहाँ पे था। अब इसका पर्पस क्या था, ये लोग करते क्या है ट्रीटी ऑफ वीना के कारण, ये ट्रीटी ऑफ वीना के कारण क्या करते हैं, वही सारा पुराना चेंजेस लेके आने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चेंजेस क्या लाते हैं, ये बर्बन डायनेस्टीज को रिस्टोर करते हैं। देखो इसकी भी ट्रिक बना रखी है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिक वाले वीडियो में ट्रिक जाके देखें, टॉपिक याद हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल में, फुल डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहला सेटअप बर्बन डायनेस्टीज को वापस रिस्टोर कर देते हैं। माइंड में क्वेश्चन आएगा सर बर्बन डायनेस्टी क्या है। बर्बन जो है 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट नहीं आता है, उसकी बात नहीं कर रहा। बर्बन डायनेस्टीज का मतलब होता है जो लुई 16 की जो फैमिलीज थी, जिस राजशाही परिवार से बिलोंग करता था, वो थी बर्बन डायनेस्टी। उसको रिस्टोर करने की मांग कर देते हैं, उसको सेटअप कर देते हैं। पहली चीज ये कर देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, फ्रांस की जो है ना, जो टेरिटरीज जो फ्रांस जीता था, फ्रांस ने जो नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो फ्रांस एरिया जीता था ना, वो एरिया आपस में बांट के खा जाते हैं। जैसे नहीं बोलते कद्दू कटा है सब में बटेगा, एज इट इज पिज्जे की तरह ये क्या करते हैं, पिज्जा जो रहता है पिज्जे की तरह 5-6 पीसेस करते हैं और आपस में चारों लोग मजे से खा लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या करा इन्होंने चेंजेस, थर्ड नंबर पे इन्होंने ये करा कि फ्रांस के अंदर जो नई टेरिटरीज थी वो भी एक बाउंड्री भी सेट कर दी। फ्रांस को समझा दे, देख भाई फ्रांस, ये तेरी नई बॉर्डर है, ये तेरी नई बाउंड्री है, इससे बाहर अब तू निकलना मत। अगली बार तेने गलती कर दी थी, हम लोगों ने छोड़ दिया है, अब की बार तेरे छोड़ने वाले हैं नहीं, अगर अगली बार तेरे फिर ऐसा करा तो एक वार्निंग देके छोड़ देते। मतलब एक फ्रांस की एक नई टेरिटरीज, एक बाउंड्रीज सेट कर दी जाती है, ये यहाँ पे कर दिया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कैसे इन्होंने क्या करा था, जो पिज्ज़ा की तरह आपस में बांट के खाते हैं हिस्सा। तो देखो जरा, जो फ्रांस जो नया हिस्सा जीता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रांस के नॉर्थ वाले हिस्से की बात करें तो नीदरलैंड हो गया, और नीदरलैंड में इंक्लूड किया जा रहा है बेल्जियम। ये वाला हिस्सा का तो एक नया किंगडम भी सेटअप कर दिया इन लोगों ने, बोले ये हिस्सा यहाँ से अलग हटाओ फ्रांस से और एक नया किंगडम बना दिया, ठीक है। और फ्रांस के नीचे की अगर हम बात करें, साउथ वाला हिस्सा जो था, जिसको स्पेशली मैं बोल सकता हूँ जिनोवा, जो जिनोवा था ना, ये साउथ के अंदर था, ये पिडमॉन्ट डायनेस्टी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब आप लोगों सर पिडमॉन्ट डायनेस्टी क्या है, पिडमॉन्ट डायनेस्टी मतलब जो आज की कंट्री, आज की तारीख में बात करूँ तो जो इटली है ना, इटली की उस समय की एकमात्र जो प्रॉपर जिसको बोल सकते हैं डायनेस्टी जो थी, जिसको पिडमॉन्ट डायनेस्टी बोलते हैं। आगे आप सुनोगे इस नाम को तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, नाम यहाँ पे इसीलिए पिडमॉन्ट डायनेस्टी जो थी उसको क्या दे दिया, जिनोवा दे दिया कि ले भैया जिनोवा तू रख, तेरे पास संभाल के रखे। तो ये 2 चीजें बांट दी हम लोगों ने। फिर आप बोलोगे सर प्रशिया भी तो था, प्रशिया वाले को क्या दिया, तो प्रशिया वाला जो रीजन था ना, सॉरी प्रशिया को जो दिया गया वो सैक्सोनी का रीजन दे दिया गया कि ठीक है भैया कुछ पार्ट जो था सैक्सोनी का पार्ट वो प्रशिया को दे दिया गया। अब बोलोगे सर रशिया था, रशिया को क्या दिया, तो रशिया को भी दिया ना, केक का जो हमारा पिज्जा का पार्ट था रशिया को दिया गया, स्पेशली पोलैंड वाला हिस्सा। अच्छा पोलैंड वाला हिस्सा रशिया तू रख ले यार भाई, यार ये तेरे पास रख ले। क्यों रख ले, क्योंकि ये हिस्सा जो आपस में दिए जा रहे थे ना, ये इनके पास ही था, रशिया के जस्ट पास में पोलैंड आता है। अगर हम बात करें जो जिनोवा था वो इटली वाले रीजन में ही आता है आज की तारीख में भी, और यहीं पे उनका बर्थ भी होता है। फेमस रिवोल्यूशनरीज जिनका नाम था जिसेप्पे मैज़नी, ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जिनका बर्थ भी यहीं होता है, ये चीज़ इनको दे दी जाती है। जो नीदरलैंड बेल्जियम था ये ऊपर वाले हिस्से में था, तो वो अलग सेटअप कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से ये नया नया सेटअप जो था वो अलग अलग जो एरिया से ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं और बांट के खा जाते हैं ये लोग। इस तरीके से सिचुएशन होती है। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या लिखिए, एग्जाम के लिए तो मैंने देखो इसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स अपलोड किए हैं, 93 क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें मोस्ट IMP से लेके तो नॉर्मल क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको पढ़ते जाना। आप कैसे पढ़ें टॉपिक को, आप जो मैं फुल डिटेल में समझा रहा हूँ इसको पहले बार समझ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर ट्रिक वाले वीडियो को देख लीजिए, तो ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, और क्वेश्चन वाले वीडियो में से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा तो उसमें आपको क्या लिखना, आपको सारी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। 3 तरीके से हम लोगों ने बताया है। अब बात करोगे सर इस तरीके से सारा रीजन क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे के पास रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ में आया कि इन्होंने रिस्टोर कर दिया गया, ये सारे चेंजेस करे। इसके साथ साथ ये एक और चीज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, जो स्पेशली ये जो चारों कंट्रीज़ के लोग थे, जो यूरोपियन पावर्स थे, ये डिसाइड करते हैं कि आगे फिर इस तरीके से कोई एक्टिविटीज़ ना हो, है ना। जैसे फ्रांस के अंदर हुआ था, वो एक नया नेपोलियन आया था, इस तरीके से वापस कोई सिचुएशन ना आ जाए तो ये किस चीज़ पे बैंड लगा देते हैं, स्पेशली एक सेंसरशिप लेके आ जाते हैं। सेंसरशिप भी स्पेशली किस पे, देखो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं करने दी जानी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छी तरीके से बताओ तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कबीर सिंह, वो कबीर सिंह अगर टेलीविजन पे आएगी तो उसमें बहुत सारे कट लगेंगे, सेंसरशिप कट जिसको बोला जा सकता है, और आपको बहुत सारे सीन उसमें से हटा दिए जाएंगे। तो आप बोलोगे इस तरीके से जो सीन है इसको हटा दिए गए ताकि सभी लोग ना देखें और ना करें। तो एग्जैक्टली सेंसरशिप का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो सोसाइटीज़ में ना की जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था ना, पहले लोग जब बुक्स पढ़ते थे,
या प्लेस देखते थे या फिर न्यूज़पेपर्स में कुछ पढ़ते थे, तो वो बहुत मोटिवेट हो जाते थे, एकदम रिवोल्यूशनरी हो जाते थे, क्रांतिकारी हो जाते थे, देश के लिए दुनिया के लिए मरने की भावना आ जाती थी उनके इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें थी इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, स्पेशली बुक्स के ऊपर, अब प्लेस के ऊपर, पोएम्स के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर, जितनी भी सारी चीज़ें जहाँ चाहे लगा सकते हैं ना सेंसरशिप, सभी जगह सेंसरशिप लगा दी। बोल दिया गया कि भैया भाई लोगों, दोस्तों, प्यारे बहनों, भाइयों, आप लोगों को अब ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग इस तरीके से फिर करोगे, क्या चीज़ करोगे, लिबर्टी की बात करोगे, फ्रीडम की बात करोगे, इक्वलिटी की बात करोगे, डेमोक्रेसी की बात करोगे, रिपब्लिक की बात करोगे, इस तरीके से अगर कुछ भी चीज़ों की आप लोगों ने बात करी है तो आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा ये सेटअप कर देते हैं। और जिस चीज़ का लोगों को मना किया जाता है वो लोग वही करते हैं। अगर आपको मैं बोलूँ ना, फॉर एग्जाम्पल क्लास में आप लोगों को कभी बोला जाता है कि बेटा ये मत करना, तो बेटा वही करेगा पहले। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ह्यूमन टेंडेंसी मतलब माइंड ऐसा होता है कि इसने मेरे को मना क्यों करा यार, मैं यही करूँगा। तो ये लोग भी ऐसा ही करते थे। और इसी के बीच में एक नया रिवॉल्यूशनरी लीडर्स उभर के आता है जिसका नाम है जेसुपी मैज़ेरी। इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो उसको आप वहाँ पे देख लेना। आज का टॉपिक को यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा इसको मैं स्ट्रेच नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट करने का टाइम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।